देखिए, अब ये आमतौर पर हम लोग जब एनालिसिस करते हैं तो आर्थिक पक्ष को दरकिनार कर देते हैं, राजनीतिक मामला मान लेते हैं, ये सामाजिक भेदभाव वैमनस्य को ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन ये जो कुछ चल रहा है, उसका अर्थव्यवस्था पर का सीधा संबंध है, उस पर सीधा असर पड़ता है। इस तरफ ध्यान कम देते हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? इन दोनों को जोड़कर जो आंतरिक स्थितियाँ पैदा हुई हैं हमारे देश में, लगातार गहराती जा रही हैं, इसको कैसे देख रहे हैं आप? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। जी, नहीं, फिर म्यूट हो गए, फिर म्यूट हो गए आप। जी, हाँ, अब आवाज आ रही है। जी, तर्कशास्त्र में एंड रिजल्ट गेन करने का एक और तरीका होता है कंक्लूजन से प्रेमाइस तक पहुंचने का। आपने ये जो प्रेमाइस से कंक्लूजन निकाला है कि अगर डिस्टरबेंस रहेगा, सामाजिक पीस खत्म हो जाएगा, तो इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुक जाएगा। हम इस तरह नहीं सोच रहे हैं कि ये उल्टा है। चूंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए ये पीस क्रिएट किया, ये डिस्टरबेंस क्रिएट किया जा रहा है। आज का स्टेटमेंट देखिए, यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह पटना के बीजेपी ऑफिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो मिनिस्टर है और कहता है जिसका जो माहौल खराब करना चाहते हैं वो जिन्ना का डीएनए है। पाकिस्तान में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुस्तान में 3,000 से 3 लाख हो गए हैं। हम यहाँ पे राम यात्रा और हनुमान यात्रा नहीं निकालेंगे तो क्या अफगानिस्तान में निकालेंगे? 4 घंटे बाद एक साध्वी का स्टेटमेंट आता है, जो मेंबर पार्लियामेंट है, कि हर हिंदू 5-5 बच्चे पैदा करे। जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर से यूपी के पूछा गया कि वो जो साध्वी ने कहा है आपका क्या कहना है, तो बोले मैंने देखा तो नहीं, पर वो समाज को दिशा निर्देश दे रही है, मार्गदर्शन कर रही हैं। अगर संविधान की शपथ लेके जो मंत्री बना है उसका ये स्टेटमेंट होगा, तो इसमें आपको असली बात नहीं नजर आ रही है कि हकीकत ये है कि ये माहौल इसलिए क्रिएट किया जा रहा है कि ये डेवलपमेंट का जो दंश है ये समाज भूल जाए और ये पता करे कि पत्थर उधर से आया था कि इधर से आया था। आज 1 हफ्ते से हम लोग यही पता कर रहे हैं कि पत्थर किधर किसने चलाया था। मतलब फर्स्ट ऑफेंडर अगर एक्स है तो वाई को सारा अथॉरिटी मिल जाता है कि वो उस पर अटैक करे, उसके साथ कुछ भी करे। तो ये बाइनरी बिल्कुल गलत हो गई है। दूसरा, ये बात सही है कि पीस अगर नहीं होगा, और ये यूएन चार्टर्ड में भी है, और उसको छोड़िए, डॉक्टर अरुण कुमार साहब तो बैठे हैं, पॉल कोलियर का एक स्टडी है जिसमें कहा गया है कि अगर वर्ल्ड में पीस नहीं होगा तो जो जीडीपी है वो 2.7% ड्रॉप हो जाता है। किसी भी कंट्री का उन्होंने कहा था, लेकिन ग्लोबल स्टडी करके ब्राजील में ये 5% कम हुआ पीस जब डिस्टर्ब हुआ, और अब अल सल्वाडोर में 25% कम हुआ जीडीपी। तो विकास ऐसे ही गिर जाएगा। और जब आपकी इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी से इंटीग्रेटेड है, तो जैसा डॉक्टर अरुण कुमार कह रहे हैं कि उसके बाद ये माहौल ही नहीं होगा इन्वेस्टमेंट का, कौन इस पे पैसा लगाएगा? अच्छा, और जिस तरह के कम्युनल डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसका विक्टिम लोअर स्ट्राटा भी तो होता है ना। तो लिहाजा इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन हमारा दूसरा लॉजिक है कि चूंकि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए पीस को डिस्टर्ब कर दिया गया है ताकि इशू पीस बन जाए। आज हम लोग इस पे डिस्कस करें कि साहब माहौल कैसा खराब हो गया है। दरअसल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है। और फर्ज कीजिए कि ये इकोनॉमी, हम मान भी ले कि जीडीपी ग्रोथ हो गया है, तो आप जानते हैं ये जीडीपी ग्रोथ का नेचर क्या है। जिस तरह जीनी कोएफिशिएंट पे रिच पुअर डिवाइड बढ़ा है, जिस तरह पैसा खींच के कुछ लोगों के हाथ में चला जा रहा है, उस डेवलपमेंट का ऐसे भी मतलब नहीं है। आप कर लीजिए जीडीपी ग्रोथ रेट, उसका मतलब कोई है, क्योंकि डिलीवरी आपकी है नहीं। तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड जो डिस्टर्बेंस होता है, आइदर इट इज स्टेट सपोर्टेड, स्टेट प्रोवोक्ड, या इसके पीछे जो वजूहात है बहुत साफ है कि रूलिंग पार्टी, और ये एक माहौल सा बना दिया गया है ताकि इशू ये हो जाए कि ईटा चला किधर से था, झंडा लगाया किसने था, और ये चर्चा ना हो कि अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या है, महंगाई बढ़ी है,
आपने देखा कि चीख चीख के आरबीआई से कहलवाया गया, और हम कहलवाया गया इसलिए कह रहे हैं कि अब आरबीआई वो इंडिपेंडेंट यूनिट नहीं रही, उससे कहलवाया गया नहीं साहब कभी भी महंगाई 4.9 पे नहीं जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, लिहाजा हम जो इंटरेस्ट रेट है वो नहीं बढ़ाएंगे। 6.95% इस समय हमारा इन्फ्लेशन है, और आरबीआई ने सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ाया है कि उसको गवर्नमेंट इस समय 15 लाख करोड़ कर्ज लेने जा रही, जो आमतौर पे 10 लाख करोड़ लेती थी। तो गवर्नमेंट को ये ने कहा है कि इसको इशारा किया कि रुक जाओ। अब उसने सोचा है कि नहीं, आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये महंगाई रोकनी है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। हकीकत यह है कि डेवलपमेंट के पैरामीटर्स को अगर आप गौर से देखें, एमएसएमई, अभी आपने कल की रिपोर्ट सुनी होगी कि रूरल मार्केट, रूरल इंडिया में कंज्यूमर गुड्स का कंजम्पशन काफी कम हो, खास करके जो ये आपके एफएमसीजी के हैं, उनका कंजम्पशन का, क्योंकि दाल रोटी तो आदमी नहीं छोड़ेगा, वो पेट से और जीवन से जुड़ा हुआ है, लेकिन साबुन खरीदना कम कर दिया है, तेल की मात्रा कम खरीद रहा है, टूथपेस्ट कम खरीद रहा है। इसकी वजह यही है, और इसकी वजह से इफेक्ट कहां पड़ेगा? एमएसएमई पे पड़ेगा। एमएसएमई पे पड़ेगा तो जॉब खत्म होंगे। तो ये एक चेन रिएक्शन है, लेकिन सरकार को इसकी चिंता नहीं है। सरकार जानती है कि अगर 3 जगह रथ यात्रा निकल जाएगी तो हमारा 1 महीने का काम चल जाएगा। इस 1 महीने का पब्लिक डिस्कोर्स जो होगा वो दंगे पे, ईटा किधर से चला इस पे चला जाएगा, इस पे नहीं रहेगा कि जो अरुण कुमार जी रिपोर्ट देते रहे, कितनी भी रिपोर्ट देते रहे कि जॉब कैजुअलाइजेशन हुआ, जॉब लॉसेस हुए, इसका कोई मतलब नहीं होगा। हम किसी एक रिपोर्ट में कहलवा देंगे कि नहीं साहब, 2011 के बाद से, कांग्रेस के बाद से आपने देखा किस तरह से हर चीज के लिए कांग्रेस को ब्लेम कर दिया गया। तो अब ये बताएंगे कि नहीं साहब, यहाँ पे स्थिति बहुत बड़ी हुई है। अभी आपने देखा कि किस तरह पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने पूरे धज्जी उड़ा दी गवर्नमेंट की, ये कह के कि तुम्हारे अपने कई बड़े स्टेट्स हैं जहां किसानों की आमदनी पहले से घटी है। माइंड माय वर्ड्स, पहले से आमदनी घटी है, मतलब कि बढ़ना तो छोड़ दीजिए, और हकीकत क्या है, जो बढ़ी भी है नेशनल लेवल पे, जानते हो कितनी है? 10,218, जो कि मोदी जी ने जब दूना करने की घोषणा की थी तो वो 8,059 था, 8,059। हकीकत यह है कि अगर आप उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर देंगे तो वो कम हो जाएगी। किसानों की आमदनी घटी है, लेकिन इसकी चिंता नहीं है, क्योंकि उस किसान भी तो वही होगा ना। एक रथ यात्रा निकाल देंगे, ये इशू नीचे आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि हमें इस नजरिए से देखना होगा कि अगर जीडीपी बढ़ भी जाए तो वो किसी अंबानी का बढ़ा होगा, क्योंकि उसमें डिलीवरी आपकी नहीं है जिससे कि आप इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर पाए वेल्थ का। और इक्विटेबल भी छोड़िए, आप कुछ कम सम सेम्बलेंस ऑफ इक्विटेबिलिटी तो होनी चाहिए ना। आप वो भी नहीं दे रहे हैं कि कहीं से उसको इतना तो मिले कि उसका बेटा कमाने लगे। आपने 5 किलो, कितना खूबसूरत है कि इधर आपने डीजल का कर दिया। आप जानते हैं कि इस साल 6,95,000 करोड़, इस साल का मतलब जो 2021-22 का है, 6,95,000 करोड़ आपको टैक्स पेट्रोलियम से मिला है। आपका पूरा सब्सिडी जितना दो देते हैं, जितना आप बेनिफिट्स देते हैं आपको उसको किसान सम्मान निधि में, जितना आप फर्टिलाइजर सब्सिडी देते हैं, ये सारा अगर कैलकुलेट, जितना आप 5 किलो अनाज देते हैं, मैंने सारा कैलकुलेट किया और पता चला कि ये एक पेट्रोल के उसमें आपका ये सारा निकल जाए, बल्कि उसमें करीब 2 लाख बच जाएगा। आपका टोटल जो कॉस्ट इस पे आ रहा है वो 5.25 लाख रुपए आ रहा है। 7 लाख रुपए आपका इस पिछले साल का है, इस साल तो करीब 10 लाख होने जा रहा है। 10 लाख करोड़ गवर्नमेंट को सिर्फ पेट्रोल, इसीलिए पेट्रोल का रेट नहीं नीचे कर रही है। और जब पूछा गया पार्लियामेंट में कि भाई तो पेट्रोल आप घटा क्यों नहीं, टैक्स कम करिए, तो उन्होंने बोले साहब आपको दिखाएं, मनमोहन सिंह ने क्या कहा था। 2008 का एक इतना पवित्र स्टेटमेंट है मनमोहन सिंह का, उन्होंने कहा कि हम ये जो बॉन्ड्स, पेट्रोल के इशू, ऑयल बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि आपको हम कम से कम पेट्रोल के दाम ना बढ़ने दें, लेकिन अगली जनरेशन 10 साल बाद ये जो नई जनरेशन आएगी उसको ये पे करना पड़ेगा। उस आदमी ने निहायत शराफत से ये बात कही, उसको कैश कराने के लिए कहा, वही तो साहब देना पड़ रहा है। और हकीकत ये है कि वो 2% भी नहीं है जो आज तक आपने 8 साल में दिया है उन बॉन्ड्स का। वो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट 13 लाख
13,500 करोड़ है और इंटरेस्ट उसपे 80 करोड़ है। टोटल मिला के 94 हजार करोड़ दिया है, जबकि आपकी टोटल आमदनी 43 लाख करोड़ 8 साल में हुई है। आप झूठ बोलते हैं कि कांग्रेस की, तो हकीकत यह है कि एक झूठी सरकार है, एक ऐसी सरकार की जब जब आप डेवलपमेंट की बात करेंगे तो 4 रथ यात्रा निकल जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि हम जा कहां रहे हैं। लिहाजा हम जो डिस्कोर्स कर रहे हैं इसका आप टॉपिक रिवर्स कर दीजिए। दरअसल जब जब डेवलपमेंट नहीं होगा तो हम रथ यात्रा निकालेंगे और ये डिस्टर्बेंसेस होंगे। जी।